डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th एंड 10th। तो सबसे पहले तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। मुझे लगता है 9th 10th पर मेरा ये पहला लेक्चर जाएगा न्यू ईयर के बाद, तो दैट इज व्हाई आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 नाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे इस साल जितने भी मेरे क्लास 10th के बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से पास कर जाएं और बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर आए। ये क्यों भाग रहा है भाई? हाँ, और बाकी मेरे 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं अच्छी तरीके से पढ़ो, अच्छे से एग्जाम दो। फाइनल एग्जाम्स देने के बाद आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी बोर्ड एग्जाम्स की, तो 10th में जाओगे। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी गुड लक। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यूज वाला चैप्टर। अब देखो इसमें भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं चलूंगी, तो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स आप लोगों के इम्पोर्टेंट है जो आने वाले हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों का इस चैप्टर में क्लियर कर दूंगी। बाकी अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि वो स्किप हो गया या फिर अच्छे से नहीं हो पाया, समझ में नहीं आया, तो आप मुझे प्लीज कॉमेंट कर देना। आई विल श्योरली मेक अनदर शॉर्ट या फिर कोई भी छोटा सा पीस ऑफ वीडियो, ताकि आपका सारा का सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, कमेंट करना है कोई भी दिक्कत होगी तो। और अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर देना है और इस लेक्चर को पूरा देखना है। बहुत ही क्रिस्प क्लियर और प्यारे प्यारे नोट्स के साथ मैं आज का लेक्चर आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं टिश्यूज से। अब टिश्यूज क्या है? इट इज द एग्रीगेशन ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में देखें तो हमें समझना होगा बेसिक लाइफ यूनिट जो हमारी सेल की होती है जिससे टिश्यूज बनते हैं उसके बारे में एक बार देखना होगा। फिर टिश्यूज के बारे में देखेंगे, फिर टिश्यू से हम ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है और उससे पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेल क्या है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड यूनिट, ये चार कीवर्ड्स ऐसे हैं जो सेल के डेफिनेशन में अगर ना हो तो फिर वो डेफिनेशन ही नहीं कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखो। ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स। अब नर्व सेल का नाम नर्व सेल क्यों है? क्योंकि वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, यानी कि उसका जो काम होगा वो नर्व सेल का काम ही होगा, इंपल्सेस कैरी करना अपने साथ में। बाकी बॉडी के अलग अलग सिस्टम में जो अलग अलग सेल्स है उनके अलग नाम होंगे। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है टिश्यूज की। बहुत सारे एक जैसे सेल्स का जो एग्रीगेशन होता है वो होता है टिश्यूज। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन मतलब एक ही प्रकार के सेल से बना हुआ जो एग्रीगेशन है। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर, एक ही जैसा स्ट्रक्चर होगा, एंड ऑल्सो फंक्शन, एक ही जैसा फंक्शन होगा, एंड हेल्ड टुगेदर, सबको एकजुट में, मतलब अगर अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर दिया जाए, अगर उसको एक पर्टिकुलर उनका ही स्ट्रक्चर बना दिया जाए तो फिर बाय अ सीमेंटिंग सब्सटेंस। बाय अ सीमेंटिंग सब्सटेंस मतलब कि मान लो अगर आपको घर बनाना है तो आप एक एक, कहते हैं ना, एक कहावत है, एक एक ईंट जोड़कर मैंने घर बनाई है। तो जो ईंटें हैं वो क्या है? वो है सेल। और ईंटों को कैसे जोड़ा जाएगा? सीमेंट के हेल्प से जोड़ा जाएगा। तो जो घर बनेगा ना, दैट इज एन ऑर्गेनिज्म। अब देखो कहीं पर एक दीवार खड़ी होती है, कहीं पर एक कोई डेस्क बनता है, कोई किचन का कोई पार्ट बनता है, कहीं बाथरूम का कुछ पार्ट बनता है। तो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं दैट इज एन ऑर्गन सिस्टम। और फिर वो जो उसका जो एक बेसिक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज टिश्यू, जो बनता है किससे? सेल्स के एग्रीगेशन से। चलो, ऑर्गन क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर एंड कंट्रीब्यूटिंग टू स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गन। जैसे कि स्टमक हो गया, तो स्टमक में अलग अलग टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते है ना। तो वो सारे टिश्यूज क्या कर रहे हैं? मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं और उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, उनका एक पर्टिकुलर काम है जो उनको करना है। और वो काम क्या है? डाइजेशन करना। ठीक है, जैसे ही हमारा हार्ट ले लो, तो हमारा जो हार्ट है वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बनता है
और वो ऑर्गन पर्टिकुलरली क्या काम करता है, ब्लड पंप करने का काम करता है। तो यानी कि सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन्स और ऑर्गन से बन रहे हैं एक ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस एंड फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे मान लो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। आपका स्टमक है, आपका फूड पाइप है, इसोफेगस, आपका लिवर है, पैनक्रियाज है ना, फिर इंटेस्टाइन्स है। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलाकर एक सिस्टम बना रहे हैं जो एक लाइफ प्रोसेस कैरी कर रहा है। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा वो सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहा है एक फंक्शन। तो ये क्या हो गया, ये ऑर्गन सिस्टम हो गए। बन किससे रहे हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गन से, और ऑर्गन्स अलग अलग बन रहे हैं अलग अलग तरह के टिश्यूज से, और टिश्यूज बन रहे हैं बहुत सारे सेल्स के एग्रीगेशन से। समझ में आया बच्चों। अब यहाँ देखो डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम्पल है। ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है, मैं आप ये पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये सब लोग कैसे बने, ये बने बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के मदद से। अगर सिर्फ बॉडी में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम होता, ना नर्वस होता, ना एक्सक्रीटरी होता, ना रेस्पिरेटरी होता, ना सर्कुलेटरी सिस्टम होता, कोई सिस्टम नहीं होता, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम होता, क्या आप सर्वाइव कर पाते, क्या आप एक ऑर्गेनिज्म कहलाते भी, बिल्कुल नहीं। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जिसके वजह से वो सरवाइव करता है, जिसके वजह से वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। एक्सटिंक्ट तो जस्ट ऑपोजिट हो गया, एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो उसके एग्जिस्टेंस का जो रीजन है दैट इज ऑर्गन सिस्टम। तो वेरियस ऑर्गन सिस्टम वर्किंग साइमल्टेनियसली टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक टाइम पर सिर्फ आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, सर्कुलेटरी बंद है, रेस्पिरेटरी बंद है, एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सब सिस्टम बंद है, सिर्फ नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, बाकी सब छुट्टी पर है। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बॉडी में साइमल्टेनियसली एक टाइम पर सारे के सारे सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, देन ओनली यू विल बी कॉल्ड एन ऑर्गेनिज्म, अ हेल्दी ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि सेल क्या है, टिश्यू क्या है, ऑर्गन क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है, और इन सब से बना हुआ एक बड़ा सा जो प्रजाति है, आप जो हो, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म, वो क्या होता है। अब आ जाते हैं बच्चों बेसिक हम टिश्यूज पर, और स्टार्ट करेंगे हम प्लांट और एनिमल टिश्यूज के डिफरेंसेस पर, क्योंकि बेसिकली हमें प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज ही पढ़ने हैं। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है, एनिमल टिश्यू क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। Plant tissues, dead supportive tissues are more abundant as compared to living tissues. एक पेड़ को देखा है, पेड़ में आपको कौन सारी चीजें हैं जो आपको लिविंग दिखती है, बाकी कौन सारी चीजें हैं जो डेड दिखती है। आप सोचो, आप मुझे कमेंट करके बताओ। चलो मैं ही बता देती हूँ। आपने वो जो पेड़ का जो बार्क देखा है, वो आपको लगता है कि आपने अगर उसको एक मुक्का मार दिया तो वो रोने लग जाएगा? नहीं रोएगा ना, क्योंकि दैट इज डेड, वो डेड टिश्यू से बना हुआ है। तो यहाँ पर प्लांट टिश्यूज में जितने भी टोटल प्लांट टिश्यूज होते हैं उनमें डेड टिश्यूज ज्यादा होते हैं और इन कंपैरिजन टू द लिविंग टिश्यूज। लेकिन एनिमल टिश्यूज जो है, एनिमल टिश्यूज सपोर्ट करते हैं मोर लिविंग टिश्यूज को एज कंपेयर टू डेड टिश्यूज। बहुत रेयर किसी किसी जगह पर डेड टिश्यूज पाए जाते हैं। अच्छा चलो बताओ, आप नेल्स कट करते हो, आपको दर्द होता है? नहीं होता। तो कहाँ पे दर्द नहीं होगा? जो चीज डेड हो चुकी होगी। तो दैट मीन्स कि नेल्स जो हमारे बने हैं वो डेड टिश्यूज से बने हुए। आप बाल कट करते हो, आपको दर्द होता है? नहीं होता है। तो ये भी डेड टिश्यू से बना हुआ है। तो उसी तरह से हम तो अपनी बॉडी में एक दो चीज, छोटी मोटी चीजें गिन सकते हैं कि वो डेड टिश्यू से बनी होगी, लेकिन जो प्लांट टिश्यूज हैं वो बहुत सारे पार्ट्स को गिन सकते हैं कि ये भी डेड टिश्यू से बना है, ये भी डेड से, ये भी डेड से। लिविंग बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है। इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस एनर्जी। अब देखो, अगर एक पेड़ लगाकर आप छोड़ दो, अपने गार्डन में आपने कोई पौधा अगर लगाया होगा या आपके घर में कोई भी प्लांट होगा, तो आप हो सकता है उसको 1 दिन 2 दिन पर
पानी दोगे, एक टाइम पे पानी दोगे, उससे ज़्यादा आपको उस पर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अरे दिवाली आ गई, उसको कपड़े खरीदाओ, उसको तरह तरह के खाना खिलाओ, उसको उसके मनपसंद का ट्रीट दो, उसको खिलाओ, उसको घुमाने लेके जाओ, तभी वो जिंदा रह पाएगा, अदरवाइज वो डिप्रेस हो जाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, रोने लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। और आपके ऊपर आपके पेरेंट्स कितना ज्यादा परेशान होते हैं, कितनी मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तब जाकर आप एक अच्छे बच्चे की तरह परफॉर्म कर पाते हो, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, हम प्लांट्स के बारे में अगर बात करें तो मेंटेनेंस उसकी बहुत लेस होती है, बस पानी पिलाना है थोड़े बहुत टाइम पर। और बाकी अगर एनिमल टिश्यूज की बात की जाए, एनिमल्स की बात की जाए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज, दो टाइप के मेजर टिश्यूज पाए जाते हैं प्लांट टिश्यूज में, दैट इज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। और यहाँ पर नो डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज, यहाँ पर तो अलग ही लेवल के टिश्यूज के क्लासिफिकेशन है जो भी हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। तो यहाँ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट नहीं है, बट यहाँ पर है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होता है, हमें पता है कि उसका एक प्लांट है तो उसके रूट्स होंगे, स्टेम होगा, लीव्स होंगे, फ्लावर होंगे, बर्ड्स होंगे, बीच बीच में इंटरनोड्स एंड नोड्स होंगे, दैट्स इट। उससे ज्यादा इतना कोई वो नहीं होता। पर एनिमल्स में जो टिश्यूज होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अलग अलग तरह के टिश्यूज से वो एक पर्टिकुलर उनका ऑर्गन बना होता है, फिर वो ऑर्गन भी एक ऑर्गन सिस्टम का हिस्सा होता है, वो ऑर्गन सिस्टम भी बॉडी के किसी एक पार्ट में प्रेजेंट होगा, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स है सारी चीजें। तो वो इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो प्लांट टिश्यूज में ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स, whereas in animal tissues organization is meant for high mobility of animals। अच्छा आप ये बताओ, आप अगर अपने आप को प्लांट से कंपेयर करोगे तो क्या वो कंपैरिजन एक्चुअल में वैलिड भी है? प्लांट तो जहां पर आपने उसको रख दिया बेचारा वहीं पड़ा रहेगा, चाहे उसको सनलाइट मिल रही हो नहीं मिल रही हो, उसको हवा पानी बारिश कुछ भी मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, अगर उसको तेज बारिश में भी खड़ा कर दो तो उसको फीवर वूवर नहीं होने वाला। पर आप अगर मोबाइल नहीं होगे, यानी कि आप अगर चलते फिरते नहीं रहोगे, एक ही जगह पर रुके हुए रहोगे, तो आपकी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी सही तरीके से। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना इस तरीके से है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स भी है इसका ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक मोबिलिटी परफॉर्म कर रहा है। एक मोबिलिटी के लिए ही एनिमल के टिश्यूज जाने जाते हैं। चलो आ जाते हैं बच्चों हम प्लांट टिश्यूज के क्लासिफिकेशन में। मैंने आप लोगों को प्लांट टिश्यू थोड़ा सा एक 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा समझा रखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना, 10 मिनट का वीडियो, तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना अच्छे से, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली प्लांट टिश्यूज जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में क्या डिफरेंस है? मेरिस्टेमेटिक कंटिन्यूअसली ग्रो करने वाले टिश्यूज होते हैं, whereas परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक का ही डिफरेंशिएशन होते हैं, जो एक बार डिफरेंशिएट हो गए देन आफ्टर दैट दे डोंट ग्रो एनीमोर। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 सब पार्ट्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? एपिकल, एपिक्स मतलब कि एक प्लांट का जो लेंथ होता है उसके ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यूज होते हैं दैट इज एपिकल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम, कोई भी प्लांट जब जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ रही होती है ना वैसे वैसे उसका विड्थ, उसका गर्थ भी बढ़ रहा होता है, तो उसके विड्थ को बढ़ाने के लिए जो टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट इज लेटरल मेरिस्टम। और इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है? जहां पर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, जहां से अलग अलग ब्रांचेस निकल रहे होते हैं, वो है इंटरकैलरी मेरिस्टम। आ जाते हैं बच्चों हम परमानेंट टिश्यू में। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्यों नाम पड़ा है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सिंपल का स्ट्रक्चर काफी सिंपल है और उनका फंक्शन भी सिंपल है, तो वो सिंपल टिश्यूज हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स वाले के सब कुछ कॉम्प्लेक्स है, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आ जाता है, वेराज स्क्लेरेन्काइमा में भी फिर 2
फाइबर्स और स्क्लेरेट्स होते हैं, अभी आगे चलकर हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जब आप हायर स्टडीज में जाओगे, हाई इतना भी हायर नहीं, 11th-12th में ही जाओगे तो 11th-12th में आपको जाइलम और फ्लोएम और ज्यादा डीप स्टडी करने को मिलेगा और बहुत मजा भी आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरफ और एक बार देख लेते हैं कि ये किस चीज के बारे में है और क्या क्या इसके फंक्शंस है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। These are living tissues which are composed of immature cells that are capable of division throughout their life. Very very important. सबसे पहले ये मार्क करो कि दैट आर लिविंग टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल्स। इमेच्योर सेल्स यानी कि अभी बहुत अच्छी तरीके से वो डेवलप नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं, केपेबल ऑफ डिवीजन थ्रू आउट लाइफ, मतलब कि जीवन भर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करते रहते हैं, ग्रो कराते रहते हैं एक प्लांट को। These tissues are found in growing regions of plant। अब growing regions क्या ही होगा, या तो उसकी हाइट बढ़ रही होगी प्लांट की, या तो उसकी चौड़ाई बढ़ रही होगी, या तो उसके अलग अलग ब्रांचेस निकल रहे होंगे। इससे ज्यादा कहीं पर भी किसी भी एरिया में ग्रोथ होती है प्लांट की नहीं होती। तो तीन जगह पे ग्रोथ होती है, इंटरकैलरी, फिर एपिक्स और फिर उसका लेटरल मेरिस्टम। तो तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो जाते हैं। सेल्स हैव थिन सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है ना इन सेल्स की, वो थिन होती है। सेल्स कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड डू नॉट हैव वैक्यूल्स। वैक्यूल्स नहीं होते और साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है। सेल्स कंटेन अ प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। सेल्स आर मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, सो स्टोर फूड इज एब्सेंट। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे तभी तो ग्रो करेंगे ना। छोटे बच्चे बहुत जल्दी बड़े होने लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है, और जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है ना तो वहां पर फूड का स्टोरेज नहीं होता। देखते हो छोटे बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग जाती है, उनको अगर हर 2 घंटे पे कुछ कुछ खाने को दो ना, खा लेंगे। ऐसा नहीं बोलते कि यार सुबह बहुत हैवी नाश्ता हो गया, अब नहीं खाऊंगा मैं सीधा शाम को खाऊंगा। ऐसा बच्चे बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं मेटाबॉलिकली, उनकी बॉडी इतनी फास्ट ग्रो कर रही होती है कि तुरंत तुरंत उनका फूड डाइजेस्ट हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है और उनको फिर से भूख लग जाती है। तो भूख लग रही है, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म हाई है। मेटाबॉलिज्म हाई है तो ग्रोथ अच्छे से होगा, और ग्रोथ अच्छे से होगा तो कभी भी पेट में खाना स्टोर्ड नहीं रहेगा। वैसे ही इस प्लांट के भी पेट में कभी खाना स्टोर्ड ही नहीं रह सकता, इसीलिए वैक्यूल्स भी नहीं है ना। मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनको कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहना है, ग्रो करते रहना है प्लांट को। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड बिकॉज दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनके पास स्पेसेस भी नहीं होते, ये चिपक चिपक के रहते हैं। ठंड में जैसे हम लोग क्लास में, आप लोग कैसे अपने दोस्तों के साथ चिपक के आराम से रहते हो, 3 दोस्त 4 दोस्त एक बेंच पर जितने भी बैठे हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही। और गर्मी के मौसम में क्या, तो दूर हटो गर्मी हो रही है ना। तो यहाँ पर इनके साथ भी यही है। सेल्स जो है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, उनको एक दूसरे से दूरी चाहिए भी नहीं होती है। फिर फंक्शन क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ एंड विड्थ ऑफ प्लांट बॉडी। विड्थ यानी कि गर्थ, जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है, प्लांट जो है छोटे से पौधे से वो पेड़ बनता जाता है, वैसे वैसे उसकी गर्थ भी बढ़ती जाती है, और इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आ जाते हैं बच्चों उसके क्लासिफिकेशन पे, और जितने भी उसके सब पार्ट्स है उसकी हम स्टडी कर लेते हैं अच्छे से। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को क्लासिफाई किया गया है, दैट इज एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो पहला देख लेते हैं एपिकल। इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, उसके जो टिप्स है ना वो ग्रो करते जा रहे हैं। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन। वेरी इजी, बहुत हलवा सा ये टॉपिक है, जल्दी जल्दी इसको कवर कर लिया जाए। एपिकल मेरिस्टम इज एब्सेंट इन एल्गी एंड फंजाई, इनमें ये एब्सेंट होते हैं। एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, दैट इज ग्रोथ इन लेंथ के ग्रोथ के लिए ये जाने जाते हैं। एक सेकेंड, चलो
इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या होते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम। ये ना एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट है, पर देखो ये किस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यूज। अब ये क्या है ना, ये बहुत कम टाइम तक ही ग्रोथ दे पाते हैं प्लांट बॉडी को। अच्छा एक बात बताओ, एक बार छोटा सा पौधा जो है वो बड़ा सा पेड़ बन चुका, उसके सारे ब्रांचेस निकल चुके, आपने कभी देखा एक बड़े से पेड़ में फिर से ब्रांचेस निकल रहे हैं? ऐसा नहीं होता ना, एक बार ब्रांचेस निकल गए उसके बाद निकल गए, खत्म कहानी। तो ये क्या हो जाएंगे, ये परमानेंट टिश्यूज में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड। इंटरकैलरी मेरिस्टम में बी प्रेजेंट ईदर एट द नोड एज इन ग्रासेस, बैम्बू एंड मिंट और द बेस ऑफ पाइनस लीव्स। तो लीफ के बेस में प्रेजेंट होते हैं या फिर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नोड्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट के जितने भी सब पार्ट्स हैं, जो छोटे छोटे और ऑर्गन्स हैं, उसकी ग्रोथ के लिए ये जाने जाते हैं। जहां से मान लो पत्ते निकल कर आ रहे हैं, जहां से फूल निकल कर आ रहा है, फ्रूट निकल कर आ रहा है, तो जो भी छोटे छोटे प्लांट ऑर्गन्स हैं वहां के बेस में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लेटरल मेरिस्टम की बात अगर करें बच्चों, तो इट लाइज ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम, इस तरह से। ठीक है, देखो ये प्लांट है, तो एपिकल मेरिस्टम जो होगा, मैं ना कलर चेंज कर देती हूँ। मान लो येलो कलर का एपिकल मेरिस्टम है, तो वो इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर लेटरल मेरिस्टम होगा तो पता है कहाँ कैसे प्रेजेंट होगा? ये इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेटरली, लेटा हुआ। अगर कभी भी दिक्कत हो ना समझने में, तो थोड़ा सा ना उसको जुगाड़ू टाइप नाम दे दिया करो। लेटरल, लेटा हुआ है टिश्यू, तो लेटा हुआ यानी कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और बाकी जो दूसरा होगा वो वर्टिकल होगा, यानी कि आपका एपिकल वाला होगा। चलो, so it lies on the lateral side of the stem and root or occurs along the side of the longitudinal axis of the plant, along the side of longitudinal axis of plant. It helps in increasing the diameter और girth या width भी बोल सकते हैं of the plant, hence helps in secondary growth. Primary growth और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी और सेकेंडरी, सबसे पहले प्लांट की हाइट बढ़नी शुरू होती है, उसके बाद जो है उसका, अच्छा आप अपने आप को ही देख लो, सबसे पहले आपकी हाइट बढ़ने लग गई ना। अच्छा, आप जब मान लो 7th 8th में होगे, 6th में होगे, 7th में होगे, तो कितनी तेजी से आपकी हाइट बढ़ रही होगी, है ना। सबसे पहले लोग कहते हैं ना कि हाइट सबसे पहले खिंचाती है, उसके बाद जो बच्चा है, एक बार हाइट बढ़ने के बाद उसका जो हेल्थ है, तंदुरुस्ती है, वो बढ़ती चली जाती है। पतला सा बच्चा होता है, जैसे ही उसकी हाइट खिंचा गई वो पतला रह जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी बॉडी जो है वो मास गेन करती है। वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो ये क्या है, जो पहले काम हुआ वो प्राइमरी ग्रोथ हो गया, जो दूसरा जो काम हुआ वो सेकेंडरी ग्रोथ हो गया। चलो आ जाते हैं बच्चों हम परमानेंट टिश्यू पे। मेरिस्टेमेटिक हो चुका, परमानेंट देख लो। दे आर फॉर्म बाय द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एक बार उसका डिवीजन प्रॉपर हो गया एंड डिफरेंशिएट कर गया, तो फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की ग्रोथ जहां पर रुक जाती है, उसके आगे फर्दर वो डिवाइड नहीं कर सकता, वो कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में। दे आर कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। अभी जस्ट मैंने आपको यही बताया, टेम्पररली और परमानेंटली, एंड अटेन अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। ये चीज आप अलग से भी लिख सकते हो अगर परमानेंट टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाए, कि वो बनते तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, पर जिस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का शेप बदलता रहता है, साइज बदलता रहता है, वैसे इसका नहीं बदलता, क्योंकि इसका नाम ही है परमानेंट टिश्यू। तो एक बार ये डिवाइड होके परमानेंट बन गए तो इसका शेप, साइज और फंक्शन सेम रहेगा हमेशा। सेल्स इसके लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। इसके सेल्स ओवल शेप के होते हैं, राउंडेड होते हैं, पॉलीगोनल भी होते हैं और इलोंगेटेड भी होते हैं। तो आप देख सकते हो कितने डाइवर्स टाइप के शेप्स परमानेंट टिश्यूज में पाए जाते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक मैंने डिफाइन कर दी थी शेप्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, वही हर जगह पे प्रेजेंट होता था।
परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखो, ये एक टिपिकल परमानेंट टिश्यू का डायग्राम है। इसमें देखो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है जो मेरिस्टेमेटिक में नहीं था, सेल वॉल है जो थोड़ी सी थिक है, उसमें थिन हुआ करती थी, साइटोप्लाज्म भी है, थोड़ा सा है, गार्ड सेल्स है, इसमें स्ट्रोमा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में। दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। एक तरह के सेल्स होते हैं, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो एक टिपिकल टिश्यूज का डेफिनेशन होता है। प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव होते हैं नेचर में, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये? प्रोटेक्टिव है एंड सपोर्टिव है। और ये भी तीन तरह के हैं, कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है? ये लिविंग है और बेसिक पैकिंग टिश्यू होता है विच कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। पैकिंग टिश्यूज मतलब कि कहीं पर भी अगर आप सॉलिड मटेरियल देख रहे हो, जहां पर भी आप प्लांट टिश्यूज के, तो वो उसको पैक कराने में, अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट करने में पैरेन्काइमा ने हेल्प करा होता है। सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज हैव थिन cell wall that is made up of cellulose. Cells of these tissue have dense cytoplasm with a small nucleus and large vacuoles. इसके अंदर large vacuoles होते हैं, छोटे छोटे nucleus होते हैं और dense cytoplasm होता है। They are usually loosely packed because intercellular spaces are present between cells. आपको कुछ भी डिफरेंस नजर आ रहा है मेरिस्टेमेटिक में और ये सिंपल परमानेंट में? यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं, वहां पर नहीं थे। फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। क्योंकि यहाँ पर लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो दे विल स्टोर समथिंग इनसाइड द वैक्यूल्स ना, तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? फूड स्टोर कर रहे हैं और प्लांट को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखो ये पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है। अगर ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि अगर उसको बीच से ऐसे कट कर दिया जाए तो वो ऐसा दिखेगा, और लॉन्गिट्यूडनली अगर कट किया जाए तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऐसा दिखेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे न्यूक्लियस है, ये छोटू सा ये न्यूक्लियस है, पर ये बड़े बड़े वैक्यूल्स है ना, ये बड़े बड़े वैक्यूल्स है। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट हैं, देखो ये इस तरह से है ना। फिर साइटोप्लाज्म भी डेंस है इसकी, तो इस तरीके से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप डिफाइन कर सकते हो। आते हैं बच्चों हम कोलेनकाइमा में, जिसे हम फ्लेक्सिबल टिश्यू भी बोलते हैं। अब इसके जो टिश्यूज होते हैं ये लिविंग है, इलोंगेटेड है या वेरी भी करते हैं कभी कभी स्ट्रक्चर में। Cells of these tissue are irregularly thickened at the corners due to the deposition of pectin. Pectin नाम का जो केमिकल सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होता है इसके कॉर्नर्स में, तो जिसके वजह से वहां पर वो थोड़े से डेंस हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ एंड हर्बेशियस स्टेम इन द फॉर्म ऑफ हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या है? जैसे हमारी स्किन होती है, आउटर लेयर, आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी इज एपिडर्मिस, और जस्ट उसके नीचे वाली जो लेयर होती है स्किन की दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। तो वहां पर ये कोलेनकाइमास प्रेजेंट होते हैं। Intercellular spaces are very little or absent between cells of these tissue. तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस या तो बहुत कम होंगे या तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। कोलेनकाइमा यूजुअली एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट्स में और उनके रूट्स में। सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा कंटेन फ्यू क्लोरोप्लास्ट। मोस्टली क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पैरेन्काइमा के टिश्यूज में पाया जाता है। ठीक है, फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। अच्छा, अगर एक पेड़ है, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाती है, वो पेड़ ना अपनी जगह से हिल नहीं सकता, भले उसके छोटे मोटे ब्रांचेस हिल जाएं, पत्ते उड़ जाए, कुछ भी हो जाए, पर एक प्लांट बॉडी जो है ना उसके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है कि अगर एक एवरेज हाइट के प्लांट को अगर गिरा दिया जाए तो किसी भी इंसान, जानवर, किसी की भी डेथ हो सकती है। तो इतना ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोलेनकाइमा के सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। फंक्शन क्या है? फंक्शन तो देख रहे हैं हम लोग। इट प्रोटेक्ट्स द क्रैकिंग ऑफ द लैमिना मार्जिन ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड। अभी जस्ट मैंने बोला कितनी भी आंधी तूफान आ जाए
उसको कोई हिला नहीं सकता, तो वो प्रोटेक्ट करता है कॉलेनकाइमा। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, आंधी तूफान आती है तो पेड़ हिल रहे हैं, झूम रहे हैं, मस्ती में एकदम घूम फिर रहे हैं, लेकिन अपनी जगह से वो नहीं हिल सकते, आप उनको गिरा नहीं सकते। बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी टाइकून में पेड़ गिर जाए, ये होता है पर बहुत रेयर होता है। जो पेड़ ना जड़ से कमजोर है, इस टाइप के पेड़ होते हैं ऐसे, पर बेसिकली उनको इतना ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उनके अंदर कि कोई भी इंसान के बस की तो बात है नहीं उसको हिला पाना, या फिर किसी भी बड़े से बड़े हाथी के बस की बात नहीं है। तो ये सारे जो स्ट्रेंथ है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो कॉलेनकाइमा के सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इट ऑल्सो अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीफ एंड स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। सोचो, ब्रेक नहीं कर रहे पर आराम से वो झूम रहे हैं, आराम से वो हिल डुल रहे हैं, बेंड कर रहे हैं। कभी कभी देखा है, बंदरों को देखा है, स्पेशली बंदरों को, एक ब्रांचेस से दूसरे ब्रांचेस में कूद कर वो पहुंच जाते टॉप पर। क्यों नहीं ब्रांचेस ब्रेक कर रहे हैं? अगर ब्रेक करते तो वो ऊपर पहुंच ही नहीं पाते, है ना। पतले पतले ब्रांचेस होते हैं, फिर भी आराम से उसको पकड़ के दूसरे ब्रांचेस में कूद रहे हैं। तो ये सारी चीजें इनके वजह से हो पाता है, कॉलेनकाइमा की वजह से। आप इसका भी टीएस और एलएस देख सकते हो, कैसे इसके साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस कैसा होता है और सेल वॉल कैसा होता है। ये जो जहां पर आप देख रहे हो ना, जो ये सेल्स के कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, चलो आ जाते हैं बच्चों स्क्लेरेनकाइमा में, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो लास्ट सब पार्ट है। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो है वो डेड सेल्स है। बहुत इनका जो सबसे स्पेसिफिक फंक्शन है स्क्लेरेनकाइमा का, दे आर डेड सेल्स एंड दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। उसमें प्रोटोप्लाज्म ही नहीं होता, बिकॉज दे आर डेड सेल्स। सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में ही प्रोटोप्लाज्म होते हैं, है ना। वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर ग्रेटली थिकेंड विद द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। पेक्टिन पाया जा रहा था कॉलेनकाइमा में और लिग्निन पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा में। Such cell walls are called lignified cell walls. Due to excessive thickening of the wall of sclerenchymatous cells, its cavity or lumen becomes nearly absent. उनके अंदर कोई cavity नहीं होती क्योंकि उनके walls ही इतने ज़्यादा thick होते हैं। Cells of sclerenchyma are closely packed without intercellular spaces. उनमें intercellular spaces नहीं पाए जाते और वो बहुत compactly tight तरीके से पैक्ड होते, इतना ज्यादा पैक्ड होते, तभी तो वो इतने हार्ड और इतने डेड टाइप के होते हैं कि कितना भी मतलब ट्री के बार्क में मुक्के मार दो, कुछ भी कर दो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो दे आर फाउंड इन स्टेम्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल, रूट्स में भी पाए जाते हैं, वीन्स ऑफ लीव्स में भी पाए जाते हैं, हार्ड कवरिंग्स ऑफ सीड्स एंड नट्स। वॉलनट देखा है, उसका जो कवर है कितना ज्यादा हार्ड होता है ना। नट्स के जो कवर्स होते हैं, कवरिंग्स होते हैं, वो कितना ज्यादा हार्ड होते हैं। तो ये सब बने होते हैं डेड टिश्यू से, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। फंक्शन क्या है? मैकेनिकल टिश्यू है जो प्रोवाइड कर रहा है मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को। अब आप देखो इसका भी टीएस और एलएस, तो इसके भी अलग अलग पार्ट्स है। देखो ये ल्यूमेन का डिपोजिशन है, ब्रैकीस्क्लेरिड, मैक्रोस्क्लेरिड, ऑस्टियोस्क्लेरिड, एस्ट्रोस्क्लेरिड, फिलिफॉर्म स्क्लेरिड, ये सारे के सारे स्क्लेरिड्स के डिफरेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स है, अलग अलग स्ट्रक्चर। ये आपके ये थोड़ा हाई लेवल है, आपके लेवल का नहीं है, बस आप देख लो, मस्ती में देख लो। चलो आगे चलते बच्चों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। अब कॉम्प्लेक्स में वो दो टाइप के टिश्यूज आ जाते थे, फाइलम और फ्लोएम और जाइलम, है ना। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, मिनरल को, सॉल्ट्स को, या बेसिकली उसे न्यूट्रिएंट्स बोल दो, या फूड मटेरियल को टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। और इनमें से फ्लोएम कौन सा ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, जाइलम कौन सा ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप, जाइलम या इसे हम वुड भी बोलते हैं, फ्लोएम या फिर हम इसे बास्ट भी बोलते हैं। अब आप देखो फ्लोएम का स्ट्रक्चर और यहाँ पर आप देखो जाइलम सेल्स के स्ट्रक्चर को।
थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो जाइलम के सेल्स ब्लू ब्लू कलर के ये दिखा रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ब्लू कलर का पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, तो ये कंडक्ट करता है water and minerals and salts को to the various parts of the plant body and phloem conduct करता है food materials को। ठीक है, चलिए आ गए हम लोग बच्चों एनिमल टिश्यूज पे, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एनिमल टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस या न्यूरल टिश्यूज। एपिथेलियल जो हमारे स्किन है, कवरिंग्स है, जहां जहां पर ऑर्गन्स को कवर करने वाले टिश्यूज हैं, जहां जहां पे ट्रैक्ट्स को लाइन करने वाले टिश्यूज हैं, हमारी बॉडी को लाइन करने वाले टिश्यूज हैं, वो कहलाते हैं एपिथेलियल। मस्कुलर जहां जहां पर हमारे मसल्स प्रेजेंट हैं, अलग अलग तरह के मसल्स होते हैं, कहीं पे बहुत सॉफ्ट मसल्स होते हैं, कहीं पे हार्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल्स। फिर कनेक्टिव टिश्यूज, अब अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ऑर्गन्स को या फिर ब्लड वेसल्स को जोड़ने के लिए, आपस में उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, जो कनेक्ट करने के लिए टिश्यूज बने होते हैं, उनका नाम होता है कनेक्टिव टिश्यू। एंड द लास्ट वन इज नर्वस या फिर न्यूरल टिश्यूज, जो हमारे बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट से इम्पल्सेस कैरी करके हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम करते हैं। चलो एक बार इसको ध्यान से देख लेना कि एपिथेलियल, फिर सिंपल स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड, कॉलमनर, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर में डिवाइडेड है। मस्कुलर टिश्यूज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक। कनेक्टिव टिश्यू फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव, देन फ्लूइड, और फिर एरियोलर, एडिपोज, फाइब्रस, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ, ये सारे उसके सब पार्ट्स है। एक एक करके हम लोग सारे के सारे टिश्यूज को डील करेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज क्या है? फ्रॉम द कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल सर्फेसेस, कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल सर्फेसेस, इंटरनल कैविटीज की भी कवरिंग के लिए एंड उसके ऑर्गन्स की भी कवरिंग के लिए जितने भी टिश्यूज यूज होते हैं वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। अलग अलग टाइप्स क्या है? सिंपल स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड, कॉलमनर, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ेंगे आगे, बहुत ही पैसिव तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से आपके नंबर भी आ जाएंगे, समझ में भी आ जाएगा। सिंपल स्क्वामस, नाम में ही एकदम स्क्विश करने वाली चीज है ना, एकदम फैला हुआ सा। सो सेल्स आर लार्ज, फैला हुआ सा, एक्सट्रीमली थिन, ठीक है, स्क्विशी एंड फ्लैट। ओके, तो आप मेरे बोलने के तरीके से ही ना दिमाग में एक निमोनिक, एक ट्रिक सोच के रख लो। स्क्वामस जैसा बोल रहे हैं ना, फैल गया कोई चीज, फैली हुई पतली सी चीज। फिर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्लड वेसल की लाइनिंग में, लंग की एल्विलाई में। क्यों यहाँ पर है? पतले होते हैं ना, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड आसानी से हो सकता है ना। ईसोफेगस की लाइनिंग में, माउथ और चीक की लाइनिंग में, पतले पतले चीक, अगर इनर साइड अपने चीक को टच करोगे, बहुत ही फ्लूइडी सा पतला सा आपको एक स्किन छूने में, पिंच करोगे ना तो वो पतला सा वो आपको फील होगा, तो वो क्या है? स्क्वामस टिश्यूज है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी जस्ट मैंने आपको बोला कोई भी चीज को पास करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, इसीलिए ये पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं और साइज में बड़े होते हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स जो है वो एक पैटर्न में अरेंज है, स्ट्रैटिफिकेशन उसमें किया गया है, स्ट्रैटा, अलग अलग लेयर्स, ठीक है, अलग अलग लेवल्स, उसी को स्ट्रैटा बोलते हैं। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सरफेस, आउटर कवरिंग जितनी भी है वहां पे प्रेजेंट है। किस लिए काम करते हैं? प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग टिश्यूज, उनके अंदर जो पतले पतले से टिश्यूज है ना, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। कॉलमनर एपिथेलियम, नाम में ही कॉलम आ गया है, तो लंबे लंबे कॉलम से वो बने हुए होते हैं वो टिश्यूज। अब वो टॉल होंगे और सिलेंड्रिकल होंगे पिलर्स की तरह, इसीलिए वो कॉलमनर कहलाते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स में वो प्रेजेंट होते हैं ताकि वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दे सके, फूड जो है आसानी से उसके हेल्प से पास हो सके। अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ये इसका फंक्शन होता है, अब्जॉर्प्शन हो सके आसानी से।
सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड, सीलिया कितने पतले पतले स्ट्रैंड्स की तरह होते हैं, तो हेयर लाइक, फाइन हेयर लाइक सीलिया की तरह ये स्ट्रक्चर होता है। इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम और बक्कल चेम्बर्स में ये प्रेजेंट होते हैं। काम क्या है बच्चों इनका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मूवमेंट ऑफ सीलिया जो है ना वो पुश करता है म्यूकस को फॉरवर्ड करने में, ताकि वो उस लाइन को, उस ट्रैक्ट को क्लियर कर सके। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड लास्ट क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। क्यूबॉइडल नाम में ही क्यूब है, तो ये कैसे होते हैं, क्यूब शेप के होते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एज वेल एज इन डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, तो ये दो जगह पाए जाते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में और सलाइवरी ग्लैंड्स में। हेल्प करते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम यूरिन बिफोर इट इज पास्ड आउट, तो किडनी में है तो यूरिन से रिलेटेड फंक्शन होगा, तो इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रंथियां, ठीक है, ग्लैंड्स विच फोल्ड्स इनवर्ड टू फॉर्म मल्टी सेलुलर ग्लैंड। प्रेजेंट कहाँ पे है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज में। ग्लैंड्स जहां जहां पर होंगे, जहां से एंजाइम्स और हार्मोन सेक्रेट होगा, वहां पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होंगे। सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस, इसका काम है सिंथेसिस करना, सिक्रीशन करना। सिक्रीशन ऑफ व्हाट, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। मैंने अभी जस्ट बताया कि ग्लैंड है तो ग्लैंडुलर टिश्यू वहां पर होगा, और वो टिश्यू क्या करेगा, जो काम ग्लैंड का होता है वही काम करेगा। कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाते हैं बच्चों, तो ये तीन तरह के होते हैं, एरियोलर, एडिपोस और फाइब्रस टिश्यूज। एरियोलर के कैसे होते हैं, जिलेटिनस मैट्रिक्स के बने होते हैं, जिसमें इरेगुलरली अरेंज्ड सेल्स पाए जाते हैं। कहाँ पे पाया जा रहा है, स्किन में, मसल में, अराउंड ब्लड वेसल, नर्व्स और बोन मैरो में, इतने जगह पर एरियोलर टिश्यू का प्रेजेंस होता है। करते क्या है, ये सपोर्ट करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। अब देखो प्लांट टिश्यूज जितना ज्यादा इजी था, उतना ही कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यू है। बहुत, हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए ना एक स्पेसिफाइड टिश्यूज होते हैं यहाँ पर। एडिपोज टिश्यू का क्या काम है, दीज सेल्स आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। कहाँ पे प्रेजेंट है, beneath द स्किन, अराउंड द किडनी एंड अदर इंटरनल ऑर्गन सच एज इंटेस्टाइन। जहां जहां पर फैट का प्रेजेंस होता है, समझ लो वहां पे एडिपोज टिश्यू होगा। एडिपोज वर्ड ही जो है वो कहीं ना कहीं फैट को रिप्रेजेंट करता है। फाइब्रस टिश्यूज, अच्छा इसका क्या काम है, फैट का क्या काम है, इंसुलेट द बॉडी एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट। आप देखोगे जो थोड़े से मोटू से लोग होते हैं ना, हेल्दी होते हैं, जो मतलब फैटी लोग जो होते हैं, फैट का डिपोजिशन उनके स्किन में बहुत होता है, उनको ज्यादा ठंड नहीं लगती, वो आराम से मतलब चिल मोड में घूमते हैं, हल्की फुल्की ठंड उनको फील ही नहीं होता। उनको बहुत ज्यादा इनफैक्ट गर्मी लगती है, क्यों, क्योंकि वो इंसुलेट करता है, वो लेयर जो फैट की है ना वो आउटर एनवायरनमेंट से उसको प्रोटेक्टेड रखता है, उसको इंसुलेटेड रखता है। और वही अगर पतले दुबले इंसान को अगर देख लो जो बिल्कुल देखने में हड्डी जैसा है, तो उसको ठंड बहुत ज्यादा लगेगी। इनफैक्ट मतलब कि गर्मी में भी वो आराम से चिल मोड में रह सकता है, इतनी तो क्यों, क्योंकि फैट की लेयर कम है, इंसुलेटेड नहीं है वो, है ना। चलो, फाइब्रस टिश्यूज mainly formed of fiber forming cells which form the tendons and ligaments। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, स्पेसेस बिटवीन बोन्स और मसल्स, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो फाइब्रस टिश्यू से भरा हुआ होता है। और करते क्या है, टेंडन्स क्या करते हैं, मसल को बोन से अटैच करते हैं, लिगामेंट क्या करते हैं, बोन्स को आपस में स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रखते हैं, स्ट्रक्चर में रखते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर उनका मेंटेन रहता है। तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब आ जाते हैं हम कार्टिलेज एंड बोन्स पर, ठीक है, जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अब कार्टिलेज का क्या काम है, दीज आर नॉन पोरस, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक टिश्यू। जैसे यहाँ पर कार्टिलेज है, हमारे नोज के टिप पर कार्टिलेज है, जो भी बोनी पार्ट आपको, जो भी हार्ड पार्ट आपके बॉडी में है, वो आपको लगे कि थोड़ा सा बेंडेबल है, थोड़ा सा इलास्टिसिटी उसमें ज्यादा है, तो समझ जाओ कि वो कार्टिलेज है। प्रेजेंट इन द नोज, एक्सटर्नल ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड बिटवीन द वर्टिब्रे। यानी कि इतने जगह पर कार्टिलेजिनस सपोर्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं।
फंक्शन क्या होता है, बोन सरफेस को स्मूथ रखना जॉइंट्स के पास में, क्योंकि वो बोन के एंड में प्रेजेंट है, तो वो बोन किसी ना किसी दूसरे बोन से तो अटैच होगा ना, तो वहां पर प्रेजेंट होते हैं थोड़े से स्मूथ होने के लिए, अदरवाइज दोनों हड्डी आपस में फ्रिक्शन करेंगी, है कि नहीं। अलाउइंग स्मूथ मूवमेंट ऑफ दिस जॉइंट, तो ये क्या करेंगे, जॉइंट्स के स्मूथ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। बोन क्या है, ऑब्वियसली हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, नॉन फ्लेक्सिबल पोरस टिश्यू होगा जिसमें लिविंग सेल्स पाए जाते हैं। फॉर्म्स अ रिजिड पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, वो हमारी बॉडी को एक सपोर्ट, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। मैं ऐसी दिख रही हूँ, मेरे दोनों हाथ आपको दिख रहे हैं, सिर एक प्रॉपर जगह पर दिख रहा है, जो बेस गला है उस पे ये रखा हुआ है, एंड पूरी की पूरी बॉडी एक पर्टिकुलर फ्रेम में है। वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, और वहां पर बोनी टिश्यूज जो है वो पाए जाते हैं। चलो आ जाते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज पे, तीसरा टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। इसमें भी दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड और लिम्फ। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। सोचो, रेड कलर का फ्लूइड मैट्रिक्स है जो कंसिस्ट करता है प्लाज्मा और बहुत सारे कार्पेसल्स से, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। लोकेशन पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, कहीं पे भी कट कर लो वहां से खून निकलना शुरू हो जाएगा, तो ये हर जगह पे प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है, कनेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को आपस में और एक कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है। अगर किसी भी एक जगह पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, वो जगह जो है वो एरिया जो है वो बिल्कुल सुन्न पड़ जाएगी, वहां पे ब्लड ही नहीं होगा, तो है ना। लिम्फ, फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स विच कंटेन WBCs, यानी कि बेसिकली ये व्हाइट ब्लड सेल्स का बना हुआ होता है, ये भी हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है, एंड इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स और हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, बेसिकली हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आ जाते हैं हम मस्कुलर टिश्यूज पे। मस्कुलर टिश्यू में हम 3 तरह के टिश्यूज पढ़ेंगे, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड और कार्डियक मसल्स। स्ट्राइटेड को हम स्केलेटल, स्ट्राइड, वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं, जो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे मसल फाइबर्स में, जो कि लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएट है। मल्टी न्यूक्लिएट, एक से ज्यादा न्यूक्लियस का प्रेजेंस होना, फाउंड अटैच टू द बोन्स, तो ये मसल्स बोन से अटैच्ड होते हैं, तो इसीलिए इनका नाम स्केलेटल और स्ट्राइप्ड मसल भी होता है। हेल्प इन वॉलंटरी मसल मूवमेंट एंड लोकोमोशन। वॉलंटरी यानी कि अपनी इच्छा से जब हम अपने बोन्स को अपने हिसाब से मूव करते हैं, तो इन बोन से जो अटैच जो मसल्स हैं, जो ये सारे बोन से अटैच जो मसल्स हैं, वो सारे क्या है, स्ट्राइप्ड है, वॉलंटरी है और स्ट्राइटेड है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड बोन्स होते हैं इसमें, क्योंकि इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। नॉन स्ट्राइटेड, स्मूथ, नॉन स्ट्राइप्ड, इनवॉलंटरी मसल्स, ये सारे एक ही टाइप के मसल्स के नाम है। ये क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं और विदाउट स्ट्राइशंस होते हैं, इनके पास कोई स्ट्राइशन प्रेजेंट नहीं है। मूव फाउंड इन यूट्रस, digestive tract, urinary bladder, iris of the eye, bronchi of the lungs and other internal organs। इन सारे मसल्स के फंक्शंस जो हैं आपके बस में नहीं है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको मन करे कि मैं खाना खा तो लिया पर मैं नहीं चाहता कि ये डाइजेस्ट हो, तो मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मैं एक ऐसा सिग्नल दे सकूं कि वो ना डाइजेशन ना कर पाए, वहां के मसल्स जो है वो मूव ना कर पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो अगर आप खाना खाओगे तो दैट विल ऑटोमेटिकली गेट डाइजेस्टेड बिकॉज ऑफ दोज मसल्स प्रेजेंट, है ना। दोज मसल्स आर स्ट्राइटेड मसल्स। अगर आपने पानी पी है तो इट इज ऑब्वियस दैट यू विल लाइकली टू फील पीइंग। और अगर आप सोचोगे कि नहीं मेरे ब्लैडर में यूरिन स्टोर होने दो, आई विल नॉट गो एंड पी, तो दैट इज नॉट इन द केस, ठीक है, दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। फिर हमारे कैरी आउट मूवमेंट विच कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय आवर कॉन्शियस विल, हमारे कॉन्शियस विल के हिसाब से ये कैरी नहीं हो सकता, ये अपने मन से चलता है। आ जाते तीसरे पार्ट में, दैट इज कार्डियक मसल्स, जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इन्हें हार्ट मसल्स भी बोलते हैं। दीज मसल्स आर शॉर्ट, सिलेंड्रिकल एंड हैव सिंगल सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। एक ही न्यूक्लियस है,
सिंगल सेंट्रल प्लेस्ड होता है, फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ द हार्ट, कहीं और नहीं मिलते, सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो पंप होके अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में चली जा पाती है। तो ये हो गया बच्चों मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। आ जाते हैं फाइनल नर्वस टिश्यूज पे। तो इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो ये टिश्यूज 3 जगह पे प्रेजेंट हैं, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। न्यूरॉन्स का क्या काम है? दोज आर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं जिनसे टिश्यू बना है, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। एक न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट से ये कंप्राइज होता है। एक इलोंगेटेड सेल होता है जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, वही सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट, एंड इट मीडिएट्स द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन हो, अगर मैंने अचानक से गर्म बर्तन पर हाथ रख दिया तो मेरा हाथ जलेगा, तुरंत ये नर्व इम्पल्सेस जो है वो मैसेज को कैरी करके मेरे दिमाग में पहुंचाते हैं कि ये गर्म है, तुम्हें हाथ हटाना होगा, अदरवाइज हाथ जलेगा। ये बहुत माइक्रो सेकेंड्स में होता है, तभी आप तुरंत एक एक्शन ले लेते हो, ठीक है। तो ये सारे नर्व सेल्स जो है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों आज हमारा टिश्यू का पूरा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। कहीं पर भी कोई डाउट आए देन प्लीज डू कमेंट, और अगर पसंद आया आज का लेक्चर तो लाइक करो, और अगर मन करे तो अपने दोस्तों का भी भला करो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच बच्चों एंड हैव अ गुड डे।